हेलो एंड वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। आज हम पढ़ेंगे बेसिक वोकैबुलरी ऑफ स्टैटिस्टिक्स। कोई कोई बुक लिखती है बेसिक टर्म्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स भी, और बहुत सारी बुक्स लिखती है द 5 फंडामेंटल्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इसी लेक्चर में हम पढ़ेंगे वेरिएबल्स के बारे में, जो आपका एक बेसिक या वोकैबुलरी ऑफ स्टैटिस्टिक्स है। इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे और अंत में हम आपको डेटा एनालिसिस के बारे में पढ़ाएंगे, जिसमें वेरिएबल के रिलेटेड हम बात करेंगे, दैट इज यूनिवेरिएट डेटा एनालिसिस, मल्टीवेरिएट, बाईवेरिएट डेटा, इसके बारे में हम बात करेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले हम बात करेंगे, हम बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करते हैं, हम बेसिक वोकैबुलरी ऑफ स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। यानी पहले तो हमें यही पढ़ने हैं, तब जाके कल से जो इंशाल्लाह लेक्चर्स आएंगे उनका मतलब हमें समझ आएगा। तो पहले बेसिक टर्मिनोलॉजी आज के लेक्चर में हम सीखेंगे। सो द फर्स्ट टर्म हियर इज पॉपुलेशन, जिसे आप यूनिवर्स भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सर पॉपुलेशन क्या होता है? सर यूनिवर्स का मतलब क्या होता है? यानी इन्वेस्टिगेशन अबाउट ऑल द स्टूडेंट्स इन ए कॉलेज। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगा, फिर जाके हम डिफिनेशन पे आएंगे। अगर हम एक कॉलेज में 2000 बच्चे हैं, इन 2000 बच्चों के बारे में हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, इनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, इनके पापा क्या करते हैं, इनका फैमिली के बैकग्राउंड लिटरेट है या इलिटरेट है। यानी अगर हम पूरे के पूरे 2000 बच्चों के बारे में बात करेंगे, यानी पूरे बच्चों को हम लेंगे, पूरे 2000 बच्चों को एक एक करके जाएंगे, पूछेंगे आपके पिताजी क्या करते हैं, आपके पापा जी क्या करते हैं काम। सो दैट मीन्स मैंने पूरी पॉपुलेशन यहां पे ली, दैट मीन्स मैंने पूरे स्टूडेंट जो लिए इस कॉलेज के, इसका मतलब है मैंने पूरी पॉपुलेशन के बारे में बात की या पूरे यूनिवर्स के बारे में बात की। ठीक है, सो अब डेफिनेशन पे आते हैं। ऑल द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप अबाउट विच वी वांट टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन। हर किसी मेंबर के पास जाना। इस ग्रुप में, ग्रुप कौन था? ये कॉलेज था, इसमें 2000 बच्चे थे। जब मैं हर किसी बच्चे के पास गया, हर किसी बच्चे के बारे में जाना, दैट मीन्स मैंने पूरी पॉपुलेशन कंसिडर की यहां पे। ओके, एक और डेफिनेशन, एग्रीगेट ऑफ ऑल आइटम्स। सर हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, हमें ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम है, आप क्या हमें डेफिनेशंस 2-4 पढ़ाते हैं, लेकिन ये पढ़ाना जरूरी था। यहां पे टर्म है एग्रीगेट ऑफ ऑल आइटम्स। आपकी एनसीईआरटी ने ये टर्म कवर की है। आइटम पढ़ाएंगे ना, आइटम का मतलब क्या होता है, जो हम जानते थे, जो हम सुनते थे, आइटम आइटम आइटम। आज तो इसका पता चलेगा ना ये आइटम आया कहां से, ये आइटम है क्या बेसिकली। So, aggregate of all the items about which we want to obtain information। यानी जब हम हर किसी आइटम को इंक्लूड करेंगे, एक भी आइटम को नहीं छोड़ेंगे, एक भी मेंबर को नहीं छोड़ेंगे, और हम हर किसी आइटम को इंक्लूड करेंगे, तो ये बन जाता है हमारा पॉपुलेशन या यूनिवर्स। ठीक है, लेकिन सर अब आप आइटम की बात कर रहे थे ना, हमें समझाओ ये आइटम क्या है। ईच यूनिट ऑफ दीज 2000 स्टूडेंट्स इज कॉल्ड आइटम। यानी एक बच्चा, उसको हम आइटम कहेंगे। यानी इस कॉलेज का एक बच्चा आइटम, दूसरा बच्चा ये भी आइटम। अच्छा 2 आइटम हो गए, अच्छा 3 आइटम हो गए, चलो रखो इनको साइड में, ये 3 हो गए, बाकी तो अभी बाकी है ना। ठीक है, सो एवरी यूनिट, ईच यूनिट ऑफ दीज पॉपुलेशन इज कॉल्ड एन आइटम। आपकी एनसीईआरटी ने नोट किया है इस पॉइंट को, इसीलिए बताना जरूरी था। क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। सो ये थी आपकी पॉपुलेशन के बारे में बात। और जो यहां पे मैंने डायग्राम बनाई है, मैंने यहां पे फॉर एग्जांपल 10 बच्चों का एक पॉपुलेशन बनाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 ही इस डब्बे में आ सकते थे, इसलिए मैंने 10 का बताया। सो ये पूरा का पूरा जब मैंने कंसिडर किया, इसको मैं कहूंगा पॉपुलेशन, इसको मैं कहूंगा यूनिवर्स, और इसमें एक एक बच्चा, दैट मींस एक एक आइटम है। सो यहां पे कितने आइटम्स है? फिर यहां पे 10 आइटम्स है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, अब बात करेंगे सैंपल के बारे में। सर सैंपल क्या चीज होता है? सैंपल, द पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन सिलेक्टेड फॉर द एनालिसिस। देखो माय डियर फ्रेंड, अभी मैं कॉलेज की बात कर रहा था, जब मैं पॉपुलेशन में पढ़ा रहा था, मैं कॉलेज की बात कर रहा था, 2000 बच्चे थे। क्या ये पॉसिबल है कि 2000 बच्चों को अलग अलग पूछना, भाई बताओ आपका पिताजी क्या करते हैं, भाई बताओ आपकी माँ एजुकेटेड है कि इलिटरेट है? ठीक है, तो ये थोड़ा सा हेक्टिक होगा, ये टाइम कंज्यूमिंग होगा। ये तो ठीक है, चलो फिर भी 2000 बच्चों से हम पूछ ही सकते हैं, लेकिन आप बताइए अगर हम एक कंट्री की बात करें और इस कंट्री में ये पता करना कि कौन एजुकेटेड है और कौन नहीं, ये तो कितना हेक्टिक है। फॉर एग्जांपल 130 करोड़ की आबादी है हमारे मुल्क को, दैट मीन दिस इज द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री इंडिया। 130 करोड़ की आबादी है,
क्या ये पॉसिबल है 130 करोड़ लोगों के पास जाना, उनसे पूछना, अरे भाई बताओ मुझे, बताओ मुझे, बताओ मुझे, आपके पिताजी क्या करते हैं, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल। इट इज पॉसिबल बट इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग। इसीलिए एक कंसेप्ट लाया आपकी स्टैटिस्टिक्स ने जिसका नाम रखा गया सैंपल। तो सैंपल ने क्या दिया? देखो, ये पूरी पॉपुलेशन है ना, ये पूरी पॉपुलेशन है 130 करोड़ की पॉपुलेशन है, लेकिन मैंने बस 100 लोगों के पास में गया, इस मुल्क के सिर्फ 100 बाशिंदों के पास में गया। मैंने उनको पूछा, अरे भाई बताओ आपके पिताजी क्या करते हैं, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपकी मदर जो है क्या वो एजुकेटेड है कि इलिटरेट है? ठीक है। सो मैंने इस पूरी पॉपुलेशन में इस छोटे से हिस्से को लिया, यानी सिर्फ 100 पीपल को लिया, और उन्हीं से मैंने जानकारी ली, उन्हीं से मैंने पूछताछ किया। जो ये 100 पीपल यहां पे है ना, उन्हीं को मैं कहूंगा सैंपल। सैंपल इज ए पार्ट ऑफ पॉपुलेशन, जो मैं इसलिए चुनता हूं ताकि मैं इनसे इंफॉर्मेशन निकाल के ये मान के चलूं कि सारा हाल इसी पॉपुलेशन का यही हाल होगा। यानी अगर इस 100 में से 30 लोगों ने बोला कि उनके पिताजी जो है वो एजुकेटेड है, तो मैं मान के चलूंगा कि 30% ऑफ द पीपल इज एजुकेटेड इन द होल पॉपुलेशन, इन द होल पॉपुलेशन। यानी जो इस सैंपल का हाल होगा वही मान के चलूंगा मैं इस पूरी पॉपुलेशन का हाल है। सैंपल क्या है फिर? सैंपल क्या है फिर? सैंपल वो चीज है जिसे आप कंक्लूजन ड्रा करते हो पूरी पॉपुलेशन के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कॉमन लाइफ की बात करें, चलो छोड़ो स्टैटिस्टिक्स को, बाढ़ में फेंको स्टैटिस्टिक्स को, पहले हम अपने कश्मीरी लैंग्वेज की बात करेंगे। जब यहां पे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कभी कभी हमें देता है, डॉक्टर के पास जो एमआर आते हैं, यानी जो इनको मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, वो इनको देते हैं सैंपल। बोलते हैं डॉक्टर साहब ये लो सैंपल, ये एक स्ट्रिप है दवाई का, ये सैंपल है, आप देख लेना अच्छा है बुरा है क्या नहीं है, इसको आप देख लेना। ठीक है, तो डॉक्टर साहब इसको लेता है, सैंपल को देखता है, और फिर वो अपने पेशेंट्स को देता है वो सैंपल। फिर पेशेंट अगर ठीक हुए, उनको अच्छी रेस्पॉन्स मिला, तो बोलता है ठीक है ये सैंपल ठीक है। अगर इस एग्जांपल से भी समझ नहीं आया तो दूसरी एग्जांपल समझो। फॉर एग्जांपल, कल ही मैं गया था दुकान के पास, मुझे लाना था चावल, और मैंने दुकानदार को बोला इस बोरी में जो चावल है, क्या वो ठीक है कि खराब है? मुझे चखना है, मुझे देखना है कि इस बोरी में जो चावल है कि मुझे कितना मजा आएगा उसमें। क्या दुकानदार मुझे इस पूरी बोरी को देगा और मैं चखूंगा? नहीं, थोड़े से यानी 10 या 20 ग्रेनेज उसने वहां से निकाल के दिए, और वो बन गया मेरा सैंपल। यानी मैंने वही 10 या 20 ग्रेनेज मैंने मुंह में डाले और फिर खाया, फिर मुझे पता चला अरे भाई ये तो बासमती राइस है, ये तो बड़ा मजेदार है। किस बेसिस पे मैंने इस पूरी बोरी को बोला कि ये मजेदार है? जब मैंने इसका एक सैंपल लिया, जब मैंने 10-20 ग्रेनेज अपने मुंह में डाले और चखा। ठीक है, वो 10-20 ग्रेनेज बने आपके सैंपल। ठीक है माय डियर फ्रेंड, इसीलिए मैंने आपको डब्बे से समझा यहां पे कि ये पूरा जो है दिस इज पॉपुलेशन। लेकिन चलो कलर चेंज करते हैं, ये जो इतना पोर्शन मैंने लिया, ए बना सैंपल, और यही सैंपल से मैं फिर कंक्लूड करता हूं पूरी पॉपुलेशन का भी यही हाल होगा। ओके माय डियर फ्रेंड्स, अब यहां पे मैंने लिखा है अपोजिट टू दिस स्टैटिस्टिकल मेथड। देखो, जब हम भी बात करेंगे ना स्टैटिस्टिक्स में, एक होता है सैंपलिंग मेथड और दूसरा होता है स्टैटिस्टिकल मेथड। ठीक है, और दूसरा होता है यानी सैंपलिंग मेथड और दूसरा होता है यहां पे सेंसस इंक्वायरी या सेंसस मेथड। ठीक है, सॉरी यहां पे गलत हुआ, तो मैंने क्या लिखा, मैंने क्या बोला, एक होता है आपका सैंपलिंग मेथड और दूसरा होता है आपका सेंसस मेथड। सैंपलिंग मेथड का मतलब होता है कि हमने इस छोटे से टुकड़े को लिया, यानी मैंने 10-20 ग्रेन्स को अपने मुंह में डाला, फिर मैंने देखा कि अरे भाई ये तो ठीक है, ये तो बासमती राइस है, चलो ये पूरी बोरी तो ठीक ही होगी, ये तो खराब नहीं होगी। यानी इस छोटे से सैंपल के बुनियाद पे मैंने इस बोरी को डिसाइड किया कि ये ठीक होगी। इसको हम कहते हैं सैंपलिंग मेथड, इन स्टैटिस्टिकल मेथड में सैंपलिंग मेथड। और दूसरा होता है आपका सेंसस मेथड। सेंसस मेथड का मतलब हुआ जब आप एक एक बच्चे के पास जाते हो, एक एक बच्चे को पूछते हैं आपके पिताजी क्या करते हैं, आपके पिताजी क्या करते हैं, यानी पूरे के पूरे 2000 बच्चों को कॉलेज में पूछना, दैट इज कॉल्ड सेंसस मेथड। यानी जब आप हर एक आइटम के पास जाते हैं, यानी इसका मतलब यही हुआ कि जब तक आप पूरी बोरी ना खाओगे तब तक आप डिसाइड ही नहीं करोगे, दैट इज योर सेंसस मेथड। सो सैंपलिंग का अपोजिट टर्म जो है, सैंपल का अपोजिट जो टर्म है, दैट इज योर सेंसस। ओके माय डियर फ्रेंड्स, इसलिए यहां पे ये जरूरी समझाना था। अब तीसरी बात करेंगे हम पैरामीटर के बारे में। सर पैरामीटर क्या होता है?
देखो, मैं इनको रिलेट करूंगा। अगर मैं बात करूंगा पैरामीटर की तो समझना पॉपुलेशन की बात हो रही है, ठीक है। अगर मैं बात करूंगा, एक और टर्म आने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स, तो समझ लेना सैंपल की बात हो रही है, ठीक है। P फॉर पैरामीटर भी और P फॉर पॉपुलेशन भी, इसी तरह से S फॉर सैंपल भी और S फॉर स्टैटिस्टिक भी। ओके माय डियर फ्रेंड्स, पहले तो हम पैरामीटर समझेंगे। पैरामीटर है क्या चीज? देखो, a numerical measure that describes a characteristic of population is called the parameter। यानी ए न्यूमेरिकल मेजर, न्यूमेरिकल मेजर का मतलब होता है 1 2 3 4 5। अरे भाई आपकी हाइट कितनी है? अरे मेरी हाइट है 5 फीट 6 इंच, ठीक है। सो ये 5 फीट 6 इंच क्या हुआ? दिस इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ना। अरे भाई आपका वजन कितना है? मैं तो सुकड़ा हूं, मैं तो थोड़ा सा पतला हूं, मेरा वजन है 55 kg। ये 55 क्या है सर? ये 55 न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसी को कहते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू या न्यूमेरिकल मेजर। A parameter is a numerical measure that describes a characteristic of population। यानी जो एक पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करेगी। फॉर एग्जाम्पल, अभी भी यहां पे मेरे दोस्त नहीं समझ पाए तो समझाऊंगा मैं उन्हें। फॉर एग्जाम्पल, परसेंटेज ऑफ ऑल द पेशेंट्स हु आर वेरी सेटिस्फाइड विद द केयर रिसीव्ड। फॉर एग्जाम्पल, पहले तो मैं समझाऊंगा आपको पॉपुलेशन में, फिर जाके आपको पैरामीटर में यही एग्जाम्पल समझ आएगी। फॉर एग्जाम्पल, पॉपुलेशन में हम एक एग्जाम्पल समझेंगे। एक एग्जाम्पल ऐसी है, द पार्ट ऑल पेशेंट्स ट्रीटेड इन एम्स लास्ट ईयर। ऑल पेशेंट्स ट्रीटेड इन एम्स लास्ट ईयर। यानी कितने पेशेंट ऐसे थे जिनको एम्स में इलाज मिला, जिनको एम्स में ट्रीटमेंट मिला। एम्स है ना, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, दिल्ली में, ठीक है। कितने पेशेंट्स थे जो एम्स गए लास्ट ईयर, यानी 2020 में, यानी जनवरी से लेकर दिसंबर तक कितने पेशेंट्स थे जो एम्स में गए? सो दैट इज द पॉपुलेशन ऑफ द पेशेंट्स इन द एम्स, उसको हम पॉपुलेशन कहेंगे। लेकिन अगर मैं पैरामीटर समझाऊं तो पैरामीटर का मतलब है परसेंटेज ऑफ द ऑल पेशेंट्स। अगर मैं इसकी अब परसेंटेज करूंगा, यानी कितने पेशेंट गए थे, यानी उन्हीं की परसेंटेज या उन्हीं का एवरेज में निकालूंगा कि कितने परसेंट पेशेंट्स जाते हैं एम्स कॉलेज अपने इलाज के लिए। तो ये जो मैं परसेंटेज निकालता हूं ना, दिस इज योर पैरामीटर। सो इसीलिए मैंने इस डब्बे में यहां पे लिखा है द परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन तो थी, फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन थी, वहां पे 100 लोग चले गए थे हॉस्पिटल। लेकिन अब मैं कंपेयर करता हूं, यानी इनके पास जाते हैं फॉर एग्जांपल 10% लोग इनके पास जाते हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल 100 लोग बीमार पड़ते हैं तो 10% लोग कहां जाते हैं? एम्स जाते हैं। सो ये 10% कितना हो? सो 10 लोग गए थे फिर एम्स। सो 10 लोग वाज द पॉपुलेशन। अगर मैं इसी को परसेंटेज के एंगल से निकालूं, दैट्स योर पैरामीटर। सो पैरामीटर इज नथिंग जस्ट एज द न्यूमेरिकल मेजर दैट डिस्क्राइब्स ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। ओके, इसी तरह से स्टैटिस्टिक, जैसे पैरामीटर मैंने पॉपुलेशन के लिए कहा, इसी तरह से स्टैटिस्टिक सैंपल के लिए है, यानी परसेंटेज ऑफ द सैंपल ऑफ द पेशेंट्स हु आर वेरी सेटिस्फाइड विद द केयर दे रिसीव्ड, ठीक है। यानी यहां पे मैं समझाऊंगा कि कितने परसेंटेज थी उन पेशेंट्स की जो सेटिस्फाई हुए। यानी एक तो है पॉपुलेशन, फॉर एग्जांपल 100 लोग चले गए एम्स इलाज करने के लिए। सो दिस इज द पॉपुलेशन ऑफ एम्स, ठीक है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, अब मैं समझाऊंगा पैरामीटर क्या होता है। पैरामीटर का मतलब होता है कितने परसेंट लोग थे जिनको वहां से जो सेटिस्फाई हो गए, यानी इन 100 में से कितने लोग थे जो सेटिस्फाई हो गए। चलो पैरामीटर की बात करें, फॉर एग्जांपल 20%, यानी 20 लोग, 20% का मतलब होगा ना 20 लोग। सो द पैरामीटर इज 20%। सो 20% जो यहां पे 100 में से 20% सेटिस्फाई हो गए इनके इलाज से, इसको हम कहेंगे शाबाश, इसको हम कहेंगे पैरामीटर। अब स्टैटिस्टिक की बात करेंगे। स्टैटिस्टिक्स का मतलब है अगर मैंने एक सैंपल लिया था, चलो मुझे 100 पीपल के पास नहीं जाना है, अब मैं इन्हीं 100 पीपल में से फॉर एग्जांपल 10 पीपल से पूछूंगा, फोन करके पूछूंगा, अरे भाई आप पिछले साल गए थे ना एम्स हॉस्पिटल, आप मुझे बताओ। मैंने कितनों को फोन किया? मैंने 10 लोगों को टोटल फोन किया, 100 लोगों में से सिर्फ 10 लोगों को, दैट इज द सैंपल। अगर मैं इन 10 लोगों को फोन करके पूछूंगा, यानी इस सैंपल को फोन करके पूछूंगा, आप कितने सेटिस्फाई थे इनके इलाज से, आपको कितना केयर मिला वहां पे, तो ये 10%, सो ये 10 पीपल जो है, फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने बोला कि उनको फॉर एग्जांपल अगर वो 20% यहां पे सेटिस्फाई थे,
सो मैं कहूंगा इस सैंपल का 20%, यानी इसी सैंपल से मुझे पता चला, यानी अब मुझे पूरी पॉपुलेशन से नहीं पता चला कि कितने लोग सेटिस्फाई थे, अब मैं सैंपल से पता करता हूं कि कितने % लोग इससे सेटिस्फाई थे। दैट इज योर स्टैटिस्टिक, दैट इज योर स्टैटिस्टिक। फिर से समझाऊंगा, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन थोड़ा सा फिर से समझाऊंगा। देखो माय डियर फ्रेंड, यहां पे पॉपुलेशन थी 100 लोग, यानी जो एम्स हॉस्पिटल गए थे पिछले साल, 100 लोग एम्स हॉस्पिटल इलाज करने गए थे। दैट इज योर पॉपुलेशन। अब पैरामीटर क्या होता है? पैरामीटर होता है मैंने 100 लोगों को कॉल किया, यानी इन्हीं 100 लोगों को मैंने कॉल किया, मैंने बोला आप कितने सेटिस्फाई थे, तो 20 लोगों ने बोला हाँ, सो 20% पीपल वर सेटिस्फाइड। अब मैं बात करूंगा स्टैटिस्टिक की, यानी अब मैं 100 लोगों की बात नहीं करूंगा, मैं एक छोटे से पोर्शन को फोन करूंगा, मैं 10 लोगों को फोन करूंगा, इन्हीं 100 में से 10 लोगों को फोन करूंगा और उनको पूछूंगा कि आप कितने सेटिस्फाई थे इस एम्स हॉस्पिटल से, तो वो मुझे बताएंगे। फॉर एग्जांपल मुझे रिजल्ट निकला 20% पीपल फ्रॉम दिस 10%, इसी 10% के 20% लोग क्या थे, सेटिस्फाई थे। सो मैं यहां पे बताऊंगा दिस इज योर स्टैटिस्टिक। ठीक है, ओके माय डियर फ्रेंड्स, ये सिंपल है, इसको ज्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं है, ये चीजें सिंपल है। अब बात करेंगे वेरिएबल के बारे में। वेरिएबल क्या चीज होता है माय डियर फ्रेंड? वेरिएबल a characteristic which is capable of being measured and changes its value over the time is called variable। यानी दो चीजें वेरिएबल के बारे में याद रखना मेरे दोस्त। एक वो चीज जिसको हम मेजर कर सकते हैं, यानी दैट इज मेजरेबल, दैट कैन बी मेजर्ड, एंड नंबर सेकंड थिंग दैट चेंज इट्स वैल्यू ओवर द टाइम, जो अपना वैल्यू चेंज करे ओवर द टाइम, यानी वक्त के साथ साथ जिसका वैल्यू चेंज हो जाए उसको हम कहते हैं वेरिएबल। एक तो ये विच कैन बी मेजर्ड, यानी जो मेजर कर सकते हैं। दूसरी बात विच चेंजेस इट इज वैल्यू ओवर टाइम, जो वक्त के साथ साथ चेंज हो जाए। लेकिन मेरे दोस्त मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा यहां पे, सपोज एज के साथ साथ आपके बाल सफेद हो जाते हैं, क्या ये वेरिएबल है? नहीं मेरे दोस्त। क्योंकि ये तो चेंज हुआ विद द टाइम, इट चेंज विद द टाइम, यानी काले बाल सफेद हो गए विद द टाइम, लेकिन वी कैनॉट मेजर इट, हम इसको मेजर नहीं कर सकते। वी कैनॉट मेजर इट, सो इट्स नॉट वेरिएबल। ओके मेरे दोस्त, तो यहां पे हमने वेरिएबल का मतलब समझा कि दो चीजें होनी चाहिए तब मैं मानूंगा ये वेरिएबल है। एक चीज है आपका दैट इट शुड बी मेजरेबल, इट शुड बी इन द क्वांटिटेटिव वैल्यूज, इसका कोई नंबर होना चाहिए। एंड नंबर सेकंड थिंग इट शुड चेंज इट इज वैल्यू ओवर द टाइम, ये उसका वैल्यू होना चाहिए चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त के साथ साथ इसका वैल्यू चेंज होना चाहिए। देखो मेरे दोस्त, यहां पे मैं आप एग्जांपल समझाऊंगा जो आपकी एनसीईआरटी ने कोट किया एग्जांपल, दैट इज 1970 से 71 तक मैं देख रहा हूं, मैंने इस साल में देखा कि जो राइस की प्रोडक्शन है वो 108 मीट्रिक टन निकली। लेकिन जब मैं 78 और 79 की बात करूंगा, 1978 से लेकर 79 तक, इस साल मैंने देखा 132 मिलियन टन प्रोडक्शन हुआ था। और इसी के साथ साथ जब मैं 1990 की बात करूंगा और 91 की बात करूंगा, तब मेरा जो प्रोडक्शन था राइस का वो था 176 मीट्रिक टन। ठीक है मेरे दोस्त, ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज द चेंज ना। ईयर तो बदलते हैं ना, सो चेंज आता है ईयर में, यानी ये क्या कांस्टेंट ईयर है? 1970 और 71, इसके बाद फिर 79 और 80, उसके बाद 90, 91, ये तो चेंज होता है ना, दिस इज ऑल्सो वेरिएबल, यानी ईयर चेंज हुआ। इसी के साथ साथ यहां पे जो प्रोडक्शन है, यानी जो कितना निकलता है आपका राइस, क्या ये कांस्टेंट है? नहीं सर, ये कांस्टेंट नहीं, ये वेरिएबल है। यानी 108 मीट्रिक टन इस साल 132 मीट्रिक टन, इस साल 176 मीट्रिक टन। सो विद द पैसेज ऑफ टाइम ये वैल्यूज चेंज होते हैं। ये तो वैल्यू है ना 108, क्या हुआ? दिस इज अ वैल्यू, दिस इज द क्वांटिटी, दिस इज द मेजरमेंट। सो 108 इज अ क्वांटिटी, 132 इज अ क्वांटिटी, 176 इज अ क्वांटिटी। सो ये तो चेंज होता है ना विद द पैसेज ऑफ टाइम। मैं तो टाइम यहां पे दिखा रहा हूं ना, लेकिन ये भी चेंज हो रहा है ना विद द टाइम। सो दिस इज योर वेरिएबल। दोनों वेरिएबल है, टाइम भी चेंज हो रहा है और प्रोडक्शन भी चेंज हो रहा है। दिस इज आल्सो योर वेरिएबल, दिस इज आल्सो योर वेरिएबल। ये भी है आपके क्वांटिटेटिव फॉर्म में 1970, 71, ये भी है 108, दिस इज न्यूमेरिकल, ये भी चेंज होता है, ये भी चेंज होता है। तो दोनों चीजें हैं, मेजर्ड भी है और वेरिएबल है, इट इज वेरिएबल। मेजर्ड भी है और चेंज भी होता है विद द टाइम, इट इज वेरिएबल। ये तो हुई क्वांटिटेटिव चेंज। देखो मेरे दोस्त, बहुत सारे बुक्स आपको गलत लिखती है, बिल्कुल गलत लिखती है, और बहुत सारे लोग गलत इंटरप्रेट करते हैं वेरिएबल और एट्रीब्यूट को एक ही साथ मिलाते हैं। लेकिन मेरे दोस्त ये गलत बात है। वेरिएबल का मतलब होता है जब कोई न्यूमेरिकल चेंज होगी, जब कोई वैल्यू चेंज होगा, दैट इज योर वेरिएबल। लेकिन एट्रीब्यूट का मतलब क्या है सर, हमें समझाओ। एट्रीब्यूट का मतलब होता है क्वालिटेटिव चेंज।
एट्रीब्यूट का मतलब होता है क्वालिटेटिव चेंज। अगर क्वालिटी में चेंज आ गई, अगर आपके सिफतों में चेंज आ गई, दैट इज कॉल्ड एज एट्रीब्यूट। उसको हम वेरिएबल नहीं कहेंगे। आपके एग्जाम में कल क्वेश्चन बन सकता है, द क्वालिटेटिव चेंज इज नोन एज एट्रीब्यूट। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूंगा यहां पे, एक एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, चेंज द IQ लेवल ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। चेंज इन IQ लेवल ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, यानी 10वीं क्लास के बच्चों के IQ लेवल में चेंज आना। सर IQ लेवल किसी ने देखा है? नहीं देखा है। IQ लेवल कहां चेक कर सकते हैं? हां, ये हम ऐसे चेक, ये तो क्वालिटेटिव नेचर है, ये तो इंसान की फितरत है, ये तो इंसान का एडजेक्टिव है, यानी ये कितना काबिल है, ये कितना डल है, ये कितना नाबकार है। दिस इज एन एडजेक्टिव, दिस इज द क्वालिटेटिव कैरेक्टर इन ए मैन। लेकिन इसी 10th क्लास में IQ लेवल चेंज होना बच्चों की, इसको हम कहेंगे क्वालिटेटिव चेंज, और उसी क्वालिटेटिव चेंज को हम कहेंगे एट्रीब्यूट। ठीक है। फॉर एग्जांपल अब हम इसको कैसे डिनोट करेंगे? फॉर एग्जांपल, कौन कितना गुड है, गुड के बाद हम कहते हैं जो दूसरी रैंक हम देते हैं, फॉर एग्जांपल उसको हम देते हैं बेस्ट, और फिर हम देते हैं आउटस्टैंडिंग या एक्सीलेंट। ठीक है, इसको हम देंगे रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3। सो रैंक से जब हम डिसाइड करेंगे, और इतना ही है ना, गुड, बेस्ट, एक्सीलेंट, इसके बाद कुछ है? नहीं है। सो दिस इज योर क्वालिटी। लेकिन जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वो होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, यहां पे सिर्फ 3, गुड, बेस्ट एंड एक्सीलेंट। ठीक है, लिमिटेड है ना, और सिफत है ना, गुड, बेस्ट, एक्सीलेंट। सो ये जो IQ लेवल में चेंज आना, यानी पिछले साल के क्लास के बच्चे जो थे उनका IQ लेवल कितना था और आज के बच्चों का IQ लेवल कितना है, दैट इज योर क्वालिटेटिव एनालिसिस, दैट इज योर क्वालिटेटिव चेंज, और उसको हम कहेंगे एट्रीब्यूट, उसको हम वेरिएबल नहीं कहेंगे। ओके माय डियर फ्रेंड। ओके, अब आपकी एनसीईआरटी क्या लिखती है? अब आपकी एनसीईआरटी को भी कवर करेंगे। ईच वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज एन ऑब्जर्वेशन। देखो, आपके एग्जामिनर भावुक होके यही क्वेश्चन डालते हैं फिर एग्जाम में, सिंपल क्वेश्चन, लेकिन हमने पढ़ा ही नहीं होता है। सो क्वेश्चन क्या है? ईच वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज एन ऑब्जर्वेशन। देखो, ये भी वेरिएबल है ना, इसका वैल्यू है ना 108, इट इज एन ऑब्जर्वेशन, यानी 108 मीट्रिक टन मुझे इस साल निकले। सो दिस इज एन ऑब्जर्वेशन, ईच वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज एन ऑब्जर्वेशन। हर किसी ये भी तो वेरिएबल है, ये भी तो वेरिएबल है, ये भी तो वेरिएबल है, और इसका वैल्यू क्या है? दैट इज एन ऑब्जर्वेशन। 108 इज द ऑब्जर्वेशन, 132 इज एन ऑब्जर्वेशन, 176 इज एन ऑब्जर्वेशन। ओके, एंड वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई वेरिएबल्स इज डेटा। और जब हम सारे यहां पे एक्स का भी वाई का भी यहां पे लेते हैं कि इसका ये था, इसका ये था, इसका ये था, इट इज कॉल्ड एज योर डेटा, जो हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। डेटा, प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा, सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा, वो हम इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। लेकिन यहां पे हम समझाएंगे अब डेटा क्या होता है, जो यहां पे हमने लिया, यानी ये ऑब्जर्वेशंस, और यहां से एक्स और वाई की ऑब्जर्वेशंस को मिला के हम बोलेंगे डेटा। ठीक है मेरे दोस्त। ओके, अब हम वेरिएबल्स को थोड़ा सा यहां पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल, 50-60 किस्म के वेरिएबल्स हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, लर्किंग वेरिएबल, डंपिंग वेरिएबल, डमी वेरिएबल, बहुत सारे वेरिएबल्स हैं। डिस्क्रीट वेरिएबल, कंटीन्यूअस वेरिएबल, नॉमिनल वेरिएबल, ऑर्डिनल वेरिएबल। अरे भाई कितना पढ़ाएंगे, लेकिन जो आपकी एनसीईआरटी कोड की है, जो आपके 5-6 बुक्स ने कोड किया है, जो बड़े बदनाम वेरिएबल्स हैं उन्हीं को पढ़ाएंगे। ठीक है, आपका टाइम भी बच जाएगा और आपके एग्जाम में मार्क्स भी आएंगे। ओके मेरे दोस्त। सो अब हम बात करेंगे पहले क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स के बारे में। क्वांटिटेटिव का मतलब हमने समझाया आपको, जो एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, क्वांटिटेटिव, लेकिन वेरिएबल चेंज होगा। इसी में से 2 किस्म के वेरिएबल है, वन इज डिस्क्रीट वेरिएबल एंड अनदर इज कंटीन्यूअस वेरिएबल। सर डिस्क्रीट वेरिएबल का मतलब क्या हुआ? डिस्क्रीट वेरिएबल दैट इंक्रीज इन जंप्स और इन कंप्लीट नंबर, यानी जो जंप्स के साथ इंक्रीज होगा या जो कोई कंप्लीट नंबर होगा। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास 1 2 3 4, कितने स्टूडेंट? फॉर एग्जांपल क्लास फर्स्ट में 1 स्टूडेंट है, सेकंड क्लास में 4 स्टूडेंट्स है, क्लास थर्ड में 5 स्टूडेंट्स है। ठीक है, ये तो है ना 1 3 5 10 11 12, ये तो है ना एक कंप्लीट पैकेज। क्या हम बता सकते हैं कि क्लास 10th में, सॉरी एक सेकंड, हाँ, क्या हम बता सकते हैं क्लास 10th में 2.5 बच्चे हैं? क्या हम बताएंगे कभी क्लास 12th में 3.5 बच्चे हैं? ठीक है, हम बोलते हैं कभी, अच्छा वनन जे क्लास 10th में 1.5 शुड़, क्लास 12th में 2.5 शुड़, अच्छा वनन इजा, हम कभी नहीं कहते हैं। सो हम क्या कहते हैं? हम हमेशा कहते हैं कि क्लास 10th में 2 बच्चे हैं, क्लास 12th में 50 बच्चे हैं। ठीक है, ये जो एक कंप्लीट पैकेज है ना, ये जो एक कंप्लीट नंबर है ना, उसी को कहते हैं आपका डिस्क्रीट वेरिएबल।
ठीक है, डिस्क्रीट यानी कंप्लीट पैकेज, यानी ए सेट ऑफ पैकेज, कंप्लीट पैकेज, उसी को हम कहेंगे डिस्क्रीट वेरिएबल। ओके मेरे दोस्त, अगर हम इसके अपोजिट में जाएंगे अब कंटीन्यूअस वेरिएबल। कंटीन्यूअस वेरिएबल का मतलब होता है नॉट इन जंप्स बट कंटीन्यूअसली, या रेंज ऑफ वैल्यूज या फ्रैक्शंस। यानी कंटीन्यूअस का मतलब होता है अगर आप रेंज में देंगे या फ्रैक्शन में देंगे। फॉर एग्जांपल देखो मेरे दोस्त, हाइट्स ऑफ बॉयज इन स्कूल, एक स्कूल में बच्चों की हाइट कितनी है? एक बच्चे की हाइट है 5 फीट 1 इंच, 5 फीट 2 इंच, 5 फीट 3 इंच। ठीक है, ये तो है ना, चेंज होता है, 5 फीट 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, ये तो वेरिएबल है ना, दैट इज वाई वेरिएबल। कंटीन्यूअस क्यों? क्योंकि 5 फुट 1 इंच, 5 फुट 2 इंच, 5 फुट 3 इंच। सो यहां पे ये है, दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूअस। ये नहीं है ऐसे 5 फुट 6, 7 फीट, 9 फीट, 10 फीट, क्या ऐसा होता है? नहीं, हाइट तो ऐसी नहीं होती है, हाइट ऐसी होती है 5 फीट 1 इंच, 5 फीट 2 इंच, 5 फीट 3 इंच। ठीक है, दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूअस वेरिएबल। वेरिएबल भी मैंने समझा क्योंकि चेंज होता है ना, दैट इज वेरिएबल। कंटिन्यूअस इसलिए क्योंकि हाइट तो इसी में है ना, 5, 6, 7, 8 तो नहीं लिख सकते है ना, क्योंकि इसके बीच में भी आता है। क्या हम ऐसे करेंगे 5, 6 इसकी हाइट 7 है? नहीं, क्योंकि इसके बीच में लाखों लोग आएंगे 5 और 6 के बीच में, जिनकी हाइट 5 फुट 1 इंच होगी, 5 फुट 2 इंच होगी, इसीलिए उसको हम कहेंगे कंटिन्यूअस वेरिएबल। दूसरी बात, अगर हम फ्रैक्शंस में कोई चीज लेंगे, फॉर एग्जाम्पल मुझे आधा किलो राइस चाहिए या मुझे 1.5 किलो राइस चाहिए। ये जो 1.5 है ना, अरे भाई इसी को कहते हैं कंटीन्यूअस वेरिएबल। 1.5 किलो राइस 1.5, 2.5 किलो राइस 2.5, ये तो खाते हैं ना। ठीक है, दैट्स यानी विच इज कंटीन्यूअसली या विच इज रेंज। अब रेंज की बात करेंगे, रेंज की बात। फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैथ्स के मार्क्स देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल 100 में से मार्क्स है, कितने बच्चे हैं जिनको 60 to 70 मार्क्स आए मैथ में? 4 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं जिन्हें 70 to 80 मार्क्स आए मैथ में? 5 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं जिन्हें 80 to 100 मार्क्स आए? वो 10 बच्चे ऐसे हैं। ठीक है, टोटल कितने बच्चे? 10 + 5 हो गई 15, 15 + 4 19, टोटल 19 बच्चे थे। फॉर एग्जाम्पल टोटल 19 बच्चे। ये जो मैं ये रेंज बताता हूं ना, 60 to 70 मार्क्स, 70 to 80 मार्क्स, 80 to 90 मार्क्स, इसी को मैं कहता हूं कंटिन्यूअस वेरिएबल। ये तो चेंज होता है ना, 4 बच्चे फिर 5, इनको मैं कहता हूं फ्रीक्वेंसी। चलो वो बाद में बताएंगे फ्रीक्वेंसी क्या होता है। ओके मेरे दोस्त, यहां पे मैंने अब यहां पे लिखा नोट में, ताकि कल बच्चे कंफ्यूज होंगे। कर्ल ऑफ योर हेयर में चेंज ओवर टाइम इज नॉट वेरिएबल बिकॉज दिस चेंज कैन नॉट बी न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। और वेरिएबल एंड एट्रीब्यूट के बारे में भी यहां पे मैंने बताया है, जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है। अब दूसरे टाइप की वेरिएबल की बात करें, दैट इज कैटेगोरिकल वेरिएबल, जिन्हें आप क्वालिटेटिव वेरिएबल्स भी कहते हैं। दैट इज नॉमिनल वेरिएबल और ऑर्डिनल वेरिएबल। नॉमिनल वेरिएबल, एज द नेम इंडिकेट्स, नॉमिनल मीन्स नेम एंड ऑर्डिनल मीन्स ऑर्डर। देखो, अगर हम टूथपेस्ट के ब्रांड्स की बात करेंगे तो एक ब्रांड होगा आपका कोलगेट और दूसरा होगा सेंसोडाइन, है ना, नेम, नॉमिनल वेरिएबल। इसी तरह से ऑर्डिनल वेरिएबल्स, ऑर्डिनल जिसमें कोई ऑर्डर होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम एजुकेशन की बात करें, पहले प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी और यूनिवर्सिटी। ठीक है, या अगर हम कंपनी की बात करें, पहले बॉस, फिर मैनेजर, फिर एम्प्लॉइज। या अगर हम इनकम की बात करें, पहले लो लेवल, मिडल और हाई लेवल में कितने आते हैं, जिनका इनकम हाई है, जिनकी मिडल इनकम है, जिनकी लो इनकम है, तो उसको हम कहते हैं ऑर्डिनल वेरिएबल। चेंज होता है ना, दैट्स व्हाई वेरिएबल। ओके मेरे दोस्त, अब बात करेंगे हम डेटा एनालिसिस के बारे में, जिसमें हमें वेरिएबल्स का काम आएगा। इसीलिए मैंने सोचा कि यहीं पे हम आपको समझाएंगे कि डेटा एनालिसिस कैसे करते हैं और इसमें कौन कौन से वेरिएबल्स आते हैं। तो पहले वेरिएबल जो आते हैं दैट इज यूनिवेरिएट डेटा। यूनि का मतलब होता है 1, वेरिएट का मतलब होता है वेरिएबल। डेटा तो हमने समझाया आपको, ठीक है, वो सारी इंफॉर्मेशन जो आप कलेक्ट करते हो उसको हम कहते हैं डेटा। ओके मेरे दोस्त, सो यूनिवेरिएट का मतलब क्या होता है? इसमें अब कंसिस्ट्स ऑफ ओनली 1 वेरिएबल, सिर्फ इसमें एक ही वेरिएबल होता है। ठीक है, दूसरी बात, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एनालिसिस। अगर हमें एनालिसिस करनी होगी डेटा की, एनालिसिस का मतलब क्या होता है पहले ये समझेंगे। एनालिसिस का मतलब होता है जब हम किसी चीज को देखेंगे, जानेंगे, परखेंगे, इसमें क्या हुआ, यानी डेटा है ना मेरे सामने, इसको मैं देखूंगा। अच्छा क्रिकेट में, अच्छा यहां पे विराट कोहली आउट हुआ था, ठीक, यहां पे तो रन रेट डाउन हो गई थी। अच्छा फिर रोहित शर्मा आया, अच्छा इसने रन रेट बढ़ाई। तो इसी को तो कहते हैं ना एनालिसिस। जब हम देखते हैं कि क्या हुआ, फिर क्या हुआ, किसको देख के? डेटा को देख के, दैट्स कॉल्ड एनालिसिस। ओके मेरे दोस्त, सो यूनिवेरिएट डेटा में सिर्फ आपका एक ही वेरिएबल होता है, ओनली 1 क्वांटिटी दैट वेरीज, और इसमें एक ही क्वांटिटी होती है जो वेरी होती है। ठीक है, सो इसका मतलब भी यही हो ना, एक ही वेरिएबल होगा। इट डज नॉट डील विद द कॉजेस और द रिलेशनशिप्स। देखो ये जो मैं पोर्शन अभी पढ़ाऊंगा ना, ये बहुत एग्जाम में बहुत आने के चांसेस है। ठीक है, ओके मेरे दोस्त, इट डज नॉट डील विद द कॉज और रिलेशनशिप। ना इसमें हम कॉज के बारे में बात करेंगे, ना रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे। अरे भाई क्यों, मुझे समझाओ,
इसलिए क्योंकि अगर हम रिलेशन के बारे में बात करेंगे ना तो कम से कम 2 वेरिएबल्स होने चाहिए। देखो हाइट और वेट, अच्छा किसकी हाइट कितनी है, अच्छा इसका वेट भी ज्यादा होगा, फिर तो इनको हम रिलेट तब करेंगे जब 2 वेरिएबल्स है, लेकिन यहां पे तो एक ही वेरिएबल है, ये तो यूनिवेरिएट डेटा है, इसलिए हम कोई रिलेशनशिप नहीं बना पाते हैं यहां पे। और यहां पे हम अगर रिजल्ट ड्रॉ करने होते हैं तब हम यहां पे सेंट्रल टेंडेंसी यूज करते हैं, आपका मीन, आपका मोड, आपका मीडियन, या स्टैंडर्ड डिविएशन में रेंज, या आपका डिस्पर्शन में रेंज, मिनिमम, मैक्सिमम, क्वार्टाइल्स, वेरिएंस, ये सारी चीज यूज करते हैं ताकि हम एक कंक्लूजन पे आए, हम एक रिजल्ट पे आए। ठीक है, अभी समझाएंगे, आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। फॉर एग्जांपल मैंने क्या बोला, यूनिवेरिएट में हम एक ही डेटा की बात करेंगे। फॉर एग्जांपल वो वेरिएबल होगा हमारा हाइट। एक क्लास में सपोज हाइट ऑफ 7 स्टूडेंट्स इन क्लास, एक क्लास में 7 स्टूडेंट्स हैं, उनकी हाइट कितनी है, एक का है ये इतना, दूसरे का इतना 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 इतना, ये तो 7 है, इनकी इतने हाइट से। अगर मैं फिर बताऊंगा, अगर तो ये तो हुआ ना हाइट, मैं तो सिर्फ बात करता हूं किसकी, हाइट के बारे में बात करता हूं, हाइट के बारे में बात करता हूं। ओके मेरे दोस्त, ओके मैं हाइट के बारे में बात करता हूं। तो यहां पे मैंने इनका दिया ना 164 सेंटीमीटर, 167 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर, ये तो है ना न्यूमेरिकल वैल्यू, ये तो है ना न्यूमेरिकल वैल्यू। ओके मेरे दोस्त, ओके अगर मैं अब रिजल्ट ड्रॉ करूंगा, अगर मैं अब रिजल्ट ड्रॉ करूंगा, देखो अब मैं कल का लेक्चर यहां पे रिपीट करूंगा। ये जो है ना, ये दिस सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर, इसको मैं कहता हूं डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। अगर अब मुझे रिजल्ट ड्रॉ करना है, अब मुझे आएगा इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। देखो अब इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या हुआ, मैं अब इनका एवरेज निकालूंगा, यानी दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल मुझे नहीं पता, फॉर एग्जांपल 172। ठीक है, फॉर एग्जांपल सो मैं बताऊंगा एवरेज जो यहां पे स्टूडेंट है उसकी हाइट 172 है। इसको मैं कहूंगा रिजल्ट, या इसी को मैं कहूंगा इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। सो यहां पे मैंने रिलेशन की नहीं की, लेकिन रिजल्ट ड्रॉ किया, किसकी वजह से, यहां पे मैंने एवरेज निकाला, और एवरेज का मतलब होता है सेंट्रल टेंडेंसी, और सेंट्रल टेंडेंसी में एक चीज आता है मीन, मोड या मीडियन। ठीक है, ओके मेरे दोस्त, ओके अब हम बात करेंगे बाईवेरिएट। बाई का मतलब 2, वेरिएट का मतलब 2 वेरिएबल्स, वेरिएट का मतलब वेरिएबल्स। ओके मेरे दोस्त, तो यहां पे 2 वेरिएबल्स होंगे। देखो पहले एग्जांपल से समझेंगे फिर डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं देखूंगा टेंपरेचर के साथ साथ आइसक्रीम की सेल कितनी होती है समर्स में। हम तो जम्मू कश्मीर में रहते हैं ना, जैसे ही विंटर निकलता है आइसक्रीम वाले आते हैं। ठीक है, फिर हमारे घर में पढ़ने की भी बात नहीं होती, गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि फिर वो आइसक्रीम वाले वो हॉर्न करके डिस्टर्ब करते हैं। ठीक है, जैसे ही समर आता है। ओके मेरे दोस्त, देखो जब टेंपरेचर 20 डिग्री होता है तब 2000 आइसक्रीम बिकती है, जब 25 डिग्री होता है तो 2500 आइसक्रीम बिकती है, जब 35 डिग्री तब इतना, जब 43 डिग्री तब इतने आइसक्रीम बिकते हैं। सो मेरे दोस्त, क्या आपको यहां पे लगा कि जितना जितना टेंपरेचर इंक्रीज हुआ उतने उतने सेल ऑफ आइसक्रीम, जितने जितने टेंपरेचर यहां पे इंक्रीज हुआ उतना उतना सेल ऑफ आइसक्रीम भी इंक्रीज हुआ, है ना मेरे दोस्त। सो यहां पे क्या आएगा, यहां पे रिलेशन आएगी, टेंपरेचर और आइसक्रीम सेल की रिलेशन आएगी। और एक चीज जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, दैट इज वन वेरिएबल इज इंडिपेंडेंट एंड अदर वेरिएबल इज डिपेंडेंट। देखो मेरे दोस्त, यहां पे मैं ऐसे लिखूंगा, ऐसे, इसको मैं जब एक्स और वाई एक्सिस की बात करता हूं, यहां पे मैं टेंपरेचर 20 डिग्री 35 डिग्री, सॉरी 25 डिग्री 35 डिग्री 43 डिग्री, देखो टेंपरेचर है 20 डिग्री, ये तो कांस्टेंट, कितने बिके 2000, जब 35 है कितने बिके 2500, जब इतना है तो इतना, जब इतना है तो इतना, यानी एक वेरिएबल यहां पे इंडिपेंडेंट होता है। क्या टेंपरेचर डिपेंडेंट है इस पे, यानी सेल कितना होगा, टेंपरेचर भी क्या उसी हिसाब से बढ़ेगा। अरे भाई नहीं, टेंपरेचर इंडिपेंडेंट है, ये अल्लाह की देन है, ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा। अलबत्ता आपकी आइसक्रीम की सेल डिपेंडेंट रहेगी टेंपरेचर पे, ना कि टेंपरेचर आइसक्रीम सेल पे डिपेंडेंट रहेगा। सो मेरे दोस्त, एक वेरिएबल यहां पे इंडिपेंडेंट, सो द वेरिएबल इज टेंपरेचर, और दूसरा वेरिएबल आपका डिपेंडेंट, और वो वेरिएबल कौन सा है, आपका सेल ऑफ आइसक्रीम। अब वेरिएबल कहां से आ रही है, देखो टेंपरेचर चेंज हुआ ना, सो द चेंज इज कॉल्ड वेरिएबल, और आइसक्रीम भी चेंज हुई ना इसकी सेम, द चेंज इज वेरिएबल। ठीक है ना, सो वन इज इंडिपेंडेंट, अदर इज डिपेंडेंट। ओके अब हम बात करेंगे मल्टीवेरिएट डेटा की। मल्टीवेरिएट डेटा, जब हम 3 या 3 से ज्यादा वेरिएबल्स होंगे किसी एनालिसिस में, जब हम 3 से ज्यादा एनालिसिस करेंगे, इसमें 3 से ज्यादा वेरिएबल्स होंगे, तब हम उसको कहेंगे मल्टीवेरिएट डेटा। ठीक है, ये सिमिलर होता है बाईवेरिएट का, लेकिन यहां पे एक ही बात है, वो मोर देन वन डिपेंडेंट वेरिएबल इसमें होता है, यानी एक से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इसमें क्या यूज होता है, इसमें यूज होता है रिग्रेशन एनालिसिस, पाथ एनालिसिस, फैक्टर एनालिसिस और मनोवा। मनोवा का मतलब होता है मल्टीवेरिएट एनालिसिस ऑफ वेरिएंस।
ठीक है मेरे दोस्त। और यहीं पे बात आती है आपकी कोरिलेशन की, जो आपके पियर्सन ने दी थी। पियर्सन जो मैंने पहले लेक्चर में आपको पढ़ाया था, इसी के बारे में अब हम बताएंगे। देखो मेरे दोस्त, यहां पे मैं 3 वेरिएबल्स दूंगा, हाइट, वेट और एज। फॉर एग्जांपल मैं एज यहां पे कांस्टेंट रखूंगा, एज में रखूंगा कांस्टेंट, ठीक है। एज में रखूंगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट, और डिपेंडेंट में रखूंगा वेट और हाइट। मैं देखूंगा कि अगर इस एज के साथ साथ कितना वेट इंक्रीज होता है इंसान को, या इसी एज के साथ साथ कितनी हाइट इंक्रीज होती है, ठीक है। तो यहां पे एक हुआ डिपेंडेंट, सॉरी 2 है ना डिपेंडेंट, वेट और हाइट है डिपेंडेंट एज पे, यानी एज 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 सपोज मान के चलेंगे इंडिपेंडेंट, लेकिन वेट इस पे डिपेंडेंट है और हाइट भी इसी पे डिपेंडेंट है, ठीक है। लेकिन आपके पियर्सन साहब ने क्या बताया, इसने बताया पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होती है, अगर आपकी एज बढ़ गई और आपकी हाइट भी बढ़ जाती है। देखो इसको हम ऐसे दिखाते हैं, अगर आपकी एज बढ़ गई और आपकी हाइट भी बढ़ जाती है तब होता है पॉजिटिव कोरिलेशन, इसको कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। और अगर आपकी एज बढ़ गई लेकिन आपकी हाइट कम रह गई, इसको कहते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। और अगर ऐसी कोरिलेशन है जिसे हमें पता ही नहीं चलता है कि किसके चीज के बढ़ने से क्या चीज बढ़ती है या घटती है, उसको हम कहते हैं जीरो कोरिलेशन। यानी जब कोई चीज इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा, इवनली डिस्ट्रीब्यूट, ना कोई चीज बढ़ेगी ना कोई चीज घटेगी, ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसको हम कहते हैं जीरो कोरिलेशन। यानी नो कंक्लूजन कैन बी ड्राउन, यानी एज के बढ़ने के साथ साथ हाइट बढ़ेगी ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं जानेंगे, तब इसको कहेंगे जीरो कोरिलेशन। और जिसको हम ये प्लॉट करेंगे ना, जिस पे हम ये प्लॉट करेंगे, उसको हम कहते हैं पियर प्लॉट, क्योंकि आपके पियर ने दिया था, दैट्स वाई पियर प्लॉट। और इनके वैल्यूज होते हैं -1 to +1, ठीक है। ओके मेरे दोस्त, इसको हम कहते हैं मल्टीवेरिएट डेटा, मल्टीवेरिएट डेटा एनालिसिस। मुझे लगता है आज के लेक्चर में इतना काफी है। माय डियर फ्रेंड्स, बाय।